नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की, जो कि कक्षा 12वीं का बहुत ही शानदार चैप्टर है और वह चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 10वीं में और कक्षा 11वीं में आपने त्रिकोणमिति को पढ़ा था। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। ठीक है, देखिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और उनका जो प्रयोग है वो किस तरीके से हम करते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जो जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप है वह राजस्थान के सुपर 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क, फिर से सुनिएगा, निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके प्रिंसिपल को ये बोलना है कि वह उनके लेटर हेड पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कौन सी क्लास में भी पढ़ रहे हैं और विथ आपके फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर वही लिखने हैं जिस नंबर से आपने वो ऐप डाउनलोड किया है। तो वो नंबर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि आपको उस क्लास का पैकेज और कोर्स बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल हो सके। तो आप जागरूक रहिए और समय के साथ में जो ये परिवर्तन हो रहा है, पढ़ाई के फॉर्मेट में या मोड में परिवर्तन हो रहा है, उसको अनुसरित कीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे आज इसी क्रम में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिएगा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसे इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। शॉर्टकट में मैं लिख लेता हूं ITF। ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सुनिएगा, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि त्रिकोणमितीय फलन जो हैं वो कितने होते हैं। हमें पता है कि टोटल त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या 6 होती है। अर्थात अगर त्रिकोणमितीय 6 फलन हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, उसके लिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं एक एक करके। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है x बराबर साइन थीटा। ठीक है, यह कौन सा फलन है? यह फलन है त्रिकोणमितीय, है ना। कौन सा फलन है? त्रिकोणमितीय। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये x क्या है और ये थीटा क्या है। थीटा जो होता है वह इस फलन का प्रांत कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में डोमेन भी बोलते हैं ना। इंग्लिश शब्दावली भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको वहां पे प्रांत कोई नहीं बोलेगा, डोमेन बोलेगा। तो आपको यहीं से आदत डालनी पड़ेगी। x जो है यह इसका क्या होगा? परिसर होगा। ठीक है, परिसर को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा होगा, डोमेन और रेंज। ठीक है, अब सुनिएगा कि यह अगर हमारे पास एक त्रिकोणमितीय फलन है जिसमें थीटा इसका प्रांत है और एक्स इसका क्या है? परिसर है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल देता हूं कि साइन यहां पर π/4 का जो मान है वह किसके बराबर है? 1/√2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें कुछ परिवर्तन कर रहा हूं, तो π/4 बराबर मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर। π/4 बराबर साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर। बोले सर ये क्या चीज है? तो साइन π/4 का मान अगर 1/√2 के बराबर है तो इस साइन को उधर भेज दिया तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मान किसके बराबर होगा? π/4 के बराबर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा क्या है। एक और एग्जाम्पल यहां से मैं लेता हूं cos π/3 का मान। cos 60 का मान 1/2, तो π/3 जो होगा वह बराबर होगा cos इनवर्स 1/2 के बराबर, है ना। थोड़ा सा वेट करना, सारी चीज एकदम क्लियर होगी। अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूं यहां से कि साइन इनवर्स 1/√2 का अर्थ π/4 है, तो इसमें सुनना कि
1/√2 साइन के किस कोण पर हमें प्राप्त होता है? साइन π/4 का मान 1/√2, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब है कि संख्या 1/√2 साइन में जो हम साइन थीटा लेते हैं तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान 1/√2 के बराबर होता है? तो हम देख सकते हैं यहां पर हमारा आंसर π/4 है। उसी प्रकार से 1/2 अंक कॉस में थीटा के किस मान पे आता है? तो π/3 या बोल सकते हैं 60 डिग्री पर। बैठा कि नहीं बैठा मामला, है ना? तो यहां से एक और एग्जांपल लेता हूं। 10 मान लीजिए π/6, 10 π/6 का मान किसके बराबर? 1/√3 के बराबर। तो π/6 जो होगा वो हमें प्राप्त होगा किसके बराबर? 10 इनवर्स 1/√3 के बराबर। फिर से वही चीज है कि संख्या 1/√3 10 में थीटा के किस मान के लिए परिभाषित होता है? तो आंसर आएगा हमारे पास π/6। तो आप जो दाएं पक्ष में चीजें देख रहे हो, चाहे वो साइन इनवर्स 1/√2 है या कॉस इनवर्स 1/2 है या टेन इनवर्स 1/√3 है, तो ये सारे के सारे संगत त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आंसर π/6, आंसर π/3, आंसर π/4। इसका मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के मान होंगे वो सदैव कोण के रूप में परिभाषित होंगे। किसके रूप में? कोण के रूप में परिभाषित होंगे। आप गौर करके देखिएगा, अगर मैं बात करूं π/4 की कोण है, अगर मैं बात करूं π/3 की कोण है, अगर मैं बात करूं π/6 की, तो ये भी क्या है? कोण है। अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे कोण के रूप में परिभाषित होते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं? कोण होते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? थोड़ा सा इसे गौर से देखिएगा। अब अभी तक हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा को नहीं देखा ना, यहां से देखना है ना। ये चीज मैंने आपको समझाई है पूरी की पूरी, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिएगा क्या चीज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो यह परिभाषा कैसे हम लिखेंगे? इसमें परिभाषा, ठीक है, परिभाषा सबसे पहले प्रतिलोम फलन की यदि f ऑफ x जो है a से b में परिभाषित एक एकेकी आच्छादी, एक एकेकी आच्छादी, एकेकी आच्छादी फलन है तो f इनवर्स, देखिएगा, f इनवर्स b से a में f ऑफ x का प्रतिलोम फलन कहलाता है। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए एक f ऑफ x है, ठीक है, वो e⁻ x है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चर घातांकी फलन, है ना, एक्सपोनेंट फंक्शन अगर है ना। अभी मैं प्रतिलोम समझा रहा हूं ना, उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमिति पे आएंगे ना। देखिएगा, एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, यदि f ऑफ x a से b में है तो उसका प्रतिलोम b से a में परिभाषित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वह f ऑफ x एकेकी आच्छादी फलन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, जिसे हम 1/1 बोलते हैं,
अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा चर्चा करेंगे अभी। अब यहां से देखिएगा एफ ऑफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स एक चरघातांकी फलन है। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास एक फलन जो है वो जी ऑफ एक्स है, ये लॉग एक्स फलन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लघु गणकीय फलन ना, लघु गणकीय फलन या फिर लॉग फंक्शन, इंग्लिश में नाम है इसका लघु गणकीय फलन। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं ये बोलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। ठीक है, कारण क्या है, कारण यहां से स्पष्ट करता हूं मैं आपको, देखना। कारण ये है कि जब मैं f को परिभाषित करूंगा तो f जो होता है वो r से, r का मतलब है यहां पर इसका प्रांत। ठीक है, r से लगा करके मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये जाता है। ठीक है, r से 0 टू इंफिनिटी में परिभाषित होता है। ठीक है, कौन सा फलन, f फलन। f कौन सा है, e टू दी पावर x। वहीं g जो फलन है, ठीक है, वह परिभाषित होता है 0 से, यहां पर हम बात करेंगे प्लस अनंत टू r में परिभाषित होता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा परिभाषित, यहां पे मैं आपको एक एक करके चीजें बता देता हूं। ठीक है, समझिएगा, मैं इन दोनों की क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपको चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा, डायग्राम जैसे बनेगा मामला जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखना भाई, हम यहां पर ये एक्स अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, और ये हम यहां पर वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहां से ये हमारे पास एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई अक्ष है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, e टू दी पावर x के ना। समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा तो आनंद आएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, e टू दी पावर x की। तो e टू दी पावर x का जो वक्र होता है वो कुछ ऐसा होता है, चरघातांकी फलन। ये फलन कौन सा है, e टू दी पावर x है। ठीक है, मतलब f ऑफ x बराबर e टू दी पावर x है ना, f ऑफ x बराबर e टू दी पावर x, ये वक्र है। ठीक है, दूसरा हम फलन ले लेते हैं। ठीक है, log x का। कौन सा फलन लेंगे भाई हम, log x का। तो log x का जो फलन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये log x का फलन है ना, ये अपने पास g ऑफ x बराबर log x है ना। अब सुनिएगा, हालांकि आपको प्रांत परिसर याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिएगा कैसे, जब किसी फलन के प्रांत की मैं बात करूं, सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं है ना। अगर किसी फलन के प्रांत की बात करूं तो प्रांत का मतलब होता है x अक्ष के, x अक्ष पर या x अक्ष में कुल संभावित मान है ना, कुल संभावित मान कि कौन कौन से x के मान जो हैं वह ये ले रहा है। और परिसर की मैं बात करूं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं y अक्ष में कुल संभावित मान है ना, कुल संभावित मान। अब सुनिएगा, कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे सर x अक्ष में कैसे मान, x अक्ष का मतलब है x के मान और y अक्ष का मतलब है y के सभी संभव मान। तो कोई पूछे किसी फलन के प्रांत से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपका आंसर होगा किसी फलन में x के सभी संभव मान उसके प्रांत कहलाते हैं और x के सभी संभव मान रखने पर जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वह सभी मान उसके परिसर कहलाते हैं। और परिणाम को हम साधारणतः y के रूप में लिखते हैं क्योंकि y बराबर f ऑफ x हमारा एक फलन होता है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होंगे, है ना। होंगे, क्यों होंगे, पहली चीज आप देख सकते हो कि f का जो प्रांत है ना, ये वाला हमेशा प्रांत होता है। अगर किसी को पता नहीं है तो ध्यान रखना भाई, यह इसका प्रांत होगा और यह क्या होगा, इसका सह प्रांत होगा। यह क्या होगा भाई, इसका सह प्रांत होगा। क्लियर है भाई, है ना। और यही सह प्रांत क्या है, इसका परिसर है। मतलब यह फलन कौन सा है, आच्छादी फलन है। कौन सा फलन है भाई, आच्छादी है ना। अभी मैंने एक लाइन बोली कि
आच्छादी सप्रांत बराबर परिसर, है ना, कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो। नहीं किसी को पता है तो एक लाइन सुन लीजिएगा, यदि कोई फलन जिसका सहप्रांत, फिर से सुनिएगा, जिसका सहप्रांत बराबर उसके परिसर के है, तो उस फलन को हम क्या बोल सकते हैं? उस फलन को हम बोल सकते हैं आच्छादी फलन। क्या बोल सकते हैं? आच्छादी फलन। ठीक है, यदि किसी फलन का सहप्रांत उसके परिसर के बराबर है तो वह फलन क्या कहलाता है? आच्छादी फलन कहलाता है। अब काफी बच्चे बोलते होंगे सर हमें तो सहप्रांत और परिसर भी नहीं पता, है ना। अगर किसी को सहप्रांत और परिसर नहीं पता तो 2 मिनट मुझे दीजिएगा, इस 2 मिनट के बाद में आप खुद बोलोगे कि सर जिंदगी में जो चीज कभी पता ही नहीं थी वो 5 मिनट में आपको एकदम दिमाग में बैठ गई, है ना। तो देखिएगा, यही तो फायदा है भाई, है ना, यही फायदा है कि ये जो लेक्चर जितने लोगों के पास पहुंचेगा वो वाकई में बोलेंगे, बोले सर अभी तक तो हम पता नहीं कैसे ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब वास्तविकता में पढ़ाई का मूल तरीका पता चला है। देखिएगा क्या है वो तरीका, कि जो भी वर्ड आपको दिया जाता है, जो भी चीज आपको यहाँ पर प्रयोग में ली जा रही है, उस चीज के बारे में यदि आप परिचित नहीं हैं, उस चीज को आपने यदि आत्मसात नहीं किया है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना, रटोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, लेकिन समझोगे तो लंबी रेस के घोड़े बनोगे। तो देखिएगा, अगर मैं कोई एक फलन परिभाषित करता हूं ना भाई, एफ से कर देता हूं, है ना, एफ ऑफ एक्स, है ना, y बराबर मैंने क्या ले लिया? एफ ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है, क्लियर है। अब ये मैं मानता हूं, सुनिएगा, मैं ये मानता हूं कि मेरे पास a समुच्चय और b समुच्चय 2 है। ठीक है, यहां पर x के मान आएंगे, मैं मान लेता हूं x1 और x2, यहां से x3 और x4, 4 मैंने मान ले लिए। ठीक है, अब y के मान ले लेता हूं, ये यहां पर मैंने y1 ले लिया, y2 ले लिया, y3 ले लिया, y4 ले लिया। अब सुनिएगा, अगर a से b में कोई फलन f परिभाषित है, x1 y1 से जुड़ा है, x2 y2 से जुड़ा है, x3 y3 से जुड़ा है, x4 y4 से, सिंपली एक कोई केस ले लिया, जरूर नहीं ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है सेम ऐसा करने की, लेकिन साधारणतः मैं बता रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, सुनिएगा। इसका मतलब क्या है? जब f में मैं x1 रखूंगा तो मुझे y1 मिलेगा, जब f में मैं x2 रखूंगा तो मुझे y2 मिलेगा, जब मैं f में x3 रखूंगा तो मुझे y3 मिलेगा, जब मैं f में x4 रखूंगा तो मुझे मिलेगा y4। क्लियर है? तो सुनिएगा, अगर कोई फलन a से b में परिभाषित हो गया तो 100% a उसका प्रांत होगा ही होगा। 100% a क्या होगा? उसका प्रांत होगा, फिक्स हो गया, छप गया, उस पर थप्पा लग गया। अगर f a से b में परिभाषित है तो a को उसका प्रांत होना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती यदि f इसका एक फलन है तो, f एक प्रकार का फलन है तो। क्लियर है भाई सभी को? प्रांत हो गया क्लियर। अब मैं बात करता हूं सप्रांत और परिसर। तो a समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे भाई? प्रांत होंगे। अब मैं b की बात करूं तो b जो होता है यह होता है सप्रांत। क्या होता है भाई? सप्रांत होता है। ठीक है, लेकिन सुनिएगा, लेकिन b के जितने अवयव a से जुड़े हुए हैं, फिर से सुनना, b के जितने अवयव a से जुड़े हुए हैं वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उसके परिसर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मान लीजिए कि मैं काम करता हूं, यहां से ये मामला यहां से हटाता हूं, है ना। क्या हटाता हूं? अरे गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? देखिएगा, सिर्फ इसको हटाता हूं ना, ये हट जा, छोड़ो कोई ना, यहां से फिर से बना लेते हैं। देखिएगा, मैं बोलता हूं यहां पर, अगर मैंने ये मामला ले लिया, ठीक है, अगर ये मामला ले लिया तो सुनिएगा, x1 y1 से जुड़ा हुआ है, x2 y2 y1 से जुड़ा हुआ है, x3 y3 से जुड़ा हुआ है, x4 y4 से जुड़ा हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो कि एक अवयव यहां पे छूट गया है, y2 छूट गया है, तो आप देख सकते हैं इसका सहप्रांत, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, चीजें क्लियर होगी तो बहुत आनंद आएगा। y1 y2 y3 y4 इसके सहप्रांत के 4 अवयव हैं, जिसमें से y1 y3 और y4 जुड़े हुए हैं, y2 छूटा हुआ है। तो अगर कोई एक अवयव छूट गया है तो सहप्रांत में तो चारों काउंट होंगे, लेकिन परिसर में केवल y1 y3 और y4 आएगा। तो सुनिएगा,
इस एफ ऑफ एक्स फलन का जो प्रांत होगा, देखना भाई, एफ ऑफ एक्स का जो प्रांत होगा, एफ ऑफ एक्स का प्रांत है ना, प्रांत तो होगा हमारे पास क्या, x1, x2, x3, x4, ठीक है। इसका सहप्रांत होगा, सहप्रांत होगा क्या, y1, y2, y3, y4, ठीक है। और इसका परिसर होगा, इसका परिसर क्या होगा, क्योंकि तीन ही अवयव जुड़े हुए हैं, y1, y2 और y3। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला जिस फलन का सहप्रांत है ना, जिस फलन का सहप्रांत उसके परिसर के बराबर हो जाता है तो वह फलन क्या कहलाता है, वह फलन कहलाता है आच्छादी, ठीक है। तो आप खुद बताइएगा, सहप्रांत 4 अवयव है, परिसर जो है 3 अवयव है, तो जिंदगी में कभी भी यह फलन आच्छादी नहीं होगा। आच्छादी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आच्छादी होने के लिए हमें करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास x2 है उसको y2 से जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम x2 और y2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर मैंने गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ लिखा है, परिसर जो होगा यहाँ पर क्या आएगा, y4 आएगा, क्योंकि y2 तो जुड़ा हुआ ही नहीं था, तो y1, y2, y4। अब अगर मैं इसमें एक और अवयव लेके आऊँ, ठीक है, देखिएगा मैंने गड़बड़ क्या किया, ये आपके पास y1, y3 और y4, y1, y3 और y4, तो ये 4 आएगा, और इस केस में y2 भी जुड़ जाएगा ना, क्योंकि y2 मैंने जोड़ दिया, तो इस बार सहप्रांत इसके परिसर के बराबर होगा, सहप्रांत परिसर के बराबर है, तो ये दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादी फलन कहलाएगा। चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अगर चीज समझ में आ गई तो हम हमारे उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। देखिएगा ये वाला केस ना, क्या केस है ये हमारे पास फलन था, कौन सा फलन, e टू दी पावर x है ना, e टू दी पावर x वाला केस था। देखिएगा चर घातांक के फलन और लघुगणक के फलन ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो f है यह इसका क्या है, प्रांत है, 0 से अनंत क्या है, इसका सहप्रांत है, और मैं बोल रहा हूं ये आच्छादी है तो सहप्रांति परिसर के बराबर है, ये फिर इसका प्रांत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। तो थोड़ा गौर से देखो, f फलन का जो प्रांत है वह g फलन का क्या बन रहा है भाई, परिसर बन रहा है, और जो f फलन का परिसर है वो g फलन का क्या बन रहा है भाई, प्रांत बन रहा है, ठीक है। तो e टू दी पावर x में देखो भाई, थोड़ा गौर से देखो, चीजें प्रांत और परिसर क्लियर होगी अभी। यहाँ पे e टू दी पावर x को देखो, दाईं तरफ देखो, दाईं तरफ ये प्लस अनंत की तरफ जा रहा है, दिखाई दे रहा है, बाईं तरफ ये माइनस अनंत की तरफ जा रहा है, तो इसका प्रांत क्या होगा भाई, f फलन का प्रांत क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, f फलन का प्रांत होगा माइनस अनंत से लगा करके प्लस अनंत के बीच में, ठीक है। तो देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा ताकि डायग्राम से आपको समझा सकूं, माइनस अनंत से लगा करके यहाँ पर, सॉरी, माइनस अनंत r जो है वो क्या है, माइनस अनंत से लगा करके प्लस अनंत तक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, r लिखा है, ठीक है। जबकि इसके परिसर की बात करूं तो ध्यान देना, माइनस अनंत से आओ, वक्र नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कौन सा, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला मतलब e टू दी पावर x वाला, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, यहाँ जीरो, जीरो पे भी नहीं मिल रहा, लेकिन जीरो से जस्ट ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब इसका परिसर क्या होगा भाई, जीरो से प्लस अनंत की तरफ। फिर से देखना, प्रांत के लिए बाएं से दाएं देखते हैं, परिसर के लिए नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, y के सभी संभव मान परिसर, x के सभी संभव मान प्रांत, तो आप देख सकते हैं इसका प्रांत तो r है, परिसर क्या है, 0 से अनंत। उसी तरीके से log x का वक्र देखो, माइनस अनंत से आ रहा हूं, वक्र नहीं मिल रहा, रेड वाला देखो, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं, जीरो पे भी नहीं मिल रहा, जीरो से जस्ट इधर मिल रहा है, तो जीरो सम्मिलित नहीं है, तो जीरो से अनंत तक इधर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिख रहा है ना आपको, इधर जा रहा है। और परिसर मतलब माइनस अनंत से ऊपर प्लस अनंत की तरफ, ये आपके पास log x का जो है वो वक्र मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका जो परिसर आएगा वो r आएगा, और प्रांत क्या आएगा, 0 से अनंत के मध्य आएगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और मुझे यकीन भी है कि आ गई होगी। अब सुनिएगा, ये चीज मैंने आपको बताई कि प्रतिलोम फलन जो है वह एक दूसरे के प्रांत और परिसर को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई एक फलन f है, ठीक है, यहां से जो कि परिभाषित है
मान लीजिए 0 से अनंत से z में परिभाषित है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं एक g फलन है, f जो है वो g का प्रतिलोम है, या बोल सकते हैं g f का प्रतिलोम है, f और g एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो मुझे g का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो जो इसका परिसर होगा वही f का क्या होगा, प्रांत होगा, और जो f का प्रांत होगा वही क्या होगा, g का परिसर होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्लियर है भाई आपको? ठीक है। तो ये जो फलन है, एक चीज और बढ़िया मैं आपको बता देता हूं, चीज समझ में आए तो जरूर मेरे को सूचित करना। क्या सूचित करना? यहां से, है ना, ये वक्र जो है, एक सेकंड ना, ये जो वक्र है कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये यहां से, है ना, यहां से ये थोड़ा सा मैंने वक्र जो है टेढ़ा बनाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है वो y बराबर x रेखा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये y बराबर x रेखा है ना, कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, थोड़ा सा वक्र ऐसा, है ना, ये y बराबर x रेखा। अगर ये y बराबर x रेखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि y बराबर x रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम फलनों के वक्र जो होते हैं वह एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखिएगा, इसके ऊपर जैसा रेड कलर वाला है सेम टू सेम नीचे ब्लैक कलर का है। इधर देखेंगे, इधर ब्लैक कलर वाला ग्राफ है तो इधर सेम टू सेम रेड कलर वाला ग्राफ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमेशा ध्यान रखना, प्रतिलोम फलनों के, फिर से सुनना, प्रतिलोम फलनों के वक्र एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यह चीज आपको सदैव याद रखनी पड़ेगी, है ना। अभी सारी बेसिक बेसिक चीजें करवा रहा हूं, है ना। क्लियर है भाई, है ना। फिर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको मैं लिखवाऊंगा। अभी अभी पूरा समझने वाला मामला है, अच्छे से समझो, समझोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं। हमने तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा, है ना, यहां से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा, और उसमें मैंने आपको चीज बताई कि जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह सदैव किसको निरूपित करते हैं, एक कोण को निरूपित करते हैं, चाहे वह साइन इनवर्स 1/√2 हो, चाहे कॉस इनवर्स हाफ हो, चाहे वो टेन इनवर्स 1/3 हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर प्रतिलोम फलन की परिभाषा के बारे में भी बताया, ठीक है। क्या परिभाषा के बारे में बताया कि यदि एक एफ ऑफ एक्स फलन ए से बी में परिभाषित है तो वह एक एक ही आच्छादी फलन है, तो एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित एफ ऑफ एक्स का प्रतिलोम फलन होता है। और इसे मैं लिख सकता हूं जिसे एफ इनवर्स एक्स से निरूपित करते हैं, एफ इनवर्स एक्स से निरूपित करते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आई सभी को? एफ इनवर्स एक्स से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रांत और परिसर के बारे में भी बताया, ठीक है, वो चीज जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया। फिर प्रतिलोम फलनों के वक्र जो होते हैं वह एक दूसरे में किस तरीके से संबंधित होते हैं कि एक का प्रांत दूसरे का परिसर, दूसरे का प्रांत पहले का परिसर, और y बराबर x रेखा के सापेक्ष क्या होते हैं, सममित होते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे हम आगे चल करके। देखिए, अब हम बात करें सबसे पहले यहां पर हम बात करें x बराबर साइन थीटा की, ठीक है, x बराबर साइन थीटा की। अब सुनिएगा, सबसे पहले आपको साइन थीटा का जो वक्र है वो आना चाहिए। अगर आपको साइन थीटा का वक्र नहीं आता तो आप प्रतिलोम फलन जो है वह नहीं पढ़ सकते हो, उसको समझ नहीं सकते हो। देखिएगा कैसे, यह मैं एक अक्ष बना देता हूँ, ठीक है, यह दूसरा अक्ष है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, चलो सेम टू सेम यहाँ से कुछ एक रेखा यहाँ से जा रही है, ठीक है। देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा x अक्ष है, ठीक है, और प्लस x अक्ष है।
ये हमारा प्लस वाई एक्स है, ये हमारा माइनस का एक्स एक्स है, और ये हमारा माइनस का वाई एक्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन थीटा का वक्र बनाता हूँ ना, उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। क्या? ये 0 है, ठीक है, और वक्र बना देता हूँ, उसके बाद में मेंशन हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से वक्र कुछ ऐसा बनेगा, शायद आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स थोड़ी सी भी ढंग से किसी ने पढ़ाई है आपको कक्षा 11 में, तो ये वक्र जरूर बनाना सिखाया होगा। ठीक है, देखिएगा नहीं सिखाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। 0, ये आपके पास पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बाद में पाई के बाद में यहाँ पे 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 के बाद में यहाँ पर ये 2 पाई। फिर इधर आएंगे हम, ये अपने पास माइनस का पाई बाय 2, ये आपके पास माइनस का पाई, ये आपके पास आएगा माइनस का 3 पाई बाय 2, ठीक है, और ये आपके पास आएगा माइनस का 2 पाई, है ना। ये हमारे पास क्या है? साइन थीटा का वक्र है, और साइन थीटा जो है फिर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा इस तरीके से, आगे भी जाता जाएगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, आगे भी जाएगा, इधर और आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, रुकेगा नहीं, आगे की तरफ जाएगा। सुनिएगा, यह जो रेखा है, यह एक्स अक्ष को हम बोलते हैं y बराबर 0, ऊपर वाली रेखा हम मान लेते हैं y बराबर 1, और ये वाली जो रेखा है वो y बराबर -1। तो ये बिंदु जो हो जाएगा वो क्या होगा भाई? 0,1, और ये वाला जो बिंदु होगा वो होगा 0,-1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब सुनेगा, बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा का वक्र ऐसा ही बनता है ना? आपने कक्षा 9वीं में, कक्षा 8वीं में फलनों के वक्र बनाए होंगे, ग्राफ बनाए होंगे, है ना। आप क्या करते हो? एक एक वैल्यू पुट करते हो, फिर उसी के आधार पर आप उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे लगाते हो और उन बिंदुओं को मिलाते हुए चलते हो तो आपका वक्र बनता है। आप सभी को पता होगा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई बाय 2 का मान 1 होता है। देखो गौर से, साइन पाई बाय 2 का मान 1, साइन पाई का मान 0 होता है, देखो y बराबर 0 आ रहा है। साइन 3 पाई बाय 2 का मान -1 होता है, -1 आ रहा है, और साइन 2 पाई का मान 0 होता है तो 0 आ रहा है, और इसी तरीके से ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इधर नेगेटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास साइन थीटा का वक्र है। ठीक है, जब हम बात करें इसके प्रांत की ना, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रांत क्या, x के सभी संभव मान। थोड़ा गौर से देखो, इधर दाईं तरफ ये वक्र 0 जा रहा है, पाई बाय 2 जा रहा है, पाई जा रहा है, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, इधर आगे बढ़ गया, बोर्ड पार कर लिया, दीवार पार कर ली, आगे वाला घर पार कर लिया, उससे शहर भी आप पार कर लिया, और उससे आगे देश भी पार कर लिया, लेकिन ये वक्र रुकेगा नहीं। तो इधर तो प्लस अनंत, इधर भी आपके पास बोर्ड पार किया, दीवार पार की, फिर आगे घर वाला आगे का घर पार किया, फिर आगे की शहर पार किया, फिर इधर से देश से बाहर निकल गया। तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्रांत हो रहा है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जा रहा है, और जिसे हम एक वर्ड में बोल सकते हैं आर, जितनी भी सारी वास्तविक संख्या। अगर मैं बात करूं इसके परिसर की ना, परिसर की बात करूं तो y के सभी संभव मान परिसर होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, माइनस अनंत से आ रहा हूं, वक्र नहीं मिल रहा, 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 अरे यहां पे आया, y बराबर -1 पे मिला, अरे -1 से नीचे नहीं मिल रहा, -1 पे मिल रहा है, और -1 से +1 के बीच में मिल रहा है, और 1 से ऊपर जा रहे हो तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये वक्र x अक्ष में माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कितनी भी उछल कूद कर ले, लेकिन y अक्ष में -1 से +1 के बाहर नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस वक्र का जो परिसर होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। समझदारों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? वक्र माइनस अनंत से -1 से नीचे नहीं है, +1 से ऊपर नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा है इसका परिसर -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, सबसे पहले इसको देखो, मैंने अभी आपको परिभाषा में भी लिखवाया है। परिभाषा में क्या लिखवाया है? किसी भी फलन का प्रतिलोम परिभाषित करने हेतु, है ना, किसी भी फलन का प्रतिलोम परिभाषित करने हेतु उस फलन का एक एक ही आच्छादी होना अति आवश्यक है। ये आपको साफ तौर पे लिखवाया गया है। तो सबसे पहले हम चेक तो करें कि साइन थीटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, तो चेक तो करें
कि साइन थीटा जो है वो एक एक की आच्छादी है कि नहीं है, एक एक की आच्छादी है कि नहीं ये चेक कर रहा है। तो देखो उसके दो तरीके। पहला तरीका तो क्या है, आप एक एक मान रखिए और ज्ञात कीजिए कि ये एक एक की आच्छादी आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा, वक्र से साफ देखिए, साइन जीरो पे जीरो, साइन जीरो पे जीरो आ रहा है, साइन पाई पे जीरो आ रहा है, साइन 2 पाई पे जीरो आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं 0 पाई 2 पाई ना, कुछ मान मैंने ले लिए, तो यहां पर 0, तो 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, यहाँ पे 3 पाई पे 0। तो आप देख सकते हो कि यह एक एक की आच्छादी नहीं है। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसका परिसर तो -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में आप कोई भी मान ले लो, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बहुत सारे मान x में रखने पर y के हमें समान मान प्राप्त हो रहे हैं, एक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो इस केस में यह एक एक की नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यह फलन एक एक की फलन नहीं है। क्लियर है भाई सभी को? तो यहां से हम देख सकते हैं अगर यह फलन एक एक की नहीं है तो इस फलन का प्रतिलोम परिभाषित कैसे होगा? अगर कोई फलन एक एक की आच्छादी फलन नहीं है, आच्छादी है कि नहीं वो बात की बात है, क्योंकि हमें सहप्रांत यहां पे नहीं दे रखा है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है तो प्रतिलोम तो परिभाषित होगा ही नहीं, आच्छादी हो नहीं हो वो बात की बात है। यहां पे देखिएगा अगर यह फलन एक एक ही नहीं है तो इसका प्रतिलोम तो परिभाषित हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? अगर किसी फलन का प्रतिलोम परिभाषित करना है, अगर वो एक एक की आच्छादी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो एक एक की आच्छादी नहीं है तो उसके प्रांत और परिसर को हमें प्रतिबंधित करके एक एक की आच्छादी बनाना पड़ेगा। इन्होंने तो जिद कर ली भाई, त्रिकोणमितीय फलनों ने जिद कर ली, हमें तो हमारा प्रतिलोम परिभाषित करना ही करना है, अब आप जानो आपका काम जाने। अब हमारे पास दुविधा आ गई कि इसका प्रतिलोम कैसे परिभाषित करें, क्योंकि फलन का एक एक की आच्छादी होना अति आवश्यक है। तो बोलो हमारे वक्र को तोड़ो मोड़ो जोड़ो कुछ भी करो, लेकिन हमारा प्रतिलोम परिभाषित करो। अब सुनिएगा, इनकी जिद के आगे गणितज्ञों ने अपने घुटने टेक दिए और उन्होंने बोला ठीक है भैया, ऐसी ही तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये वाली ब्रांच हमें दे दो, है ना, या फिर ये वाली ब्रांच हमें दे दो, ठीक है, या इससे आगे आने वाली ब्रांच हमें दे दो, या फिर हमें ये वाली ब्रांच दे दो। अगर आप इन शाखाओं को हमें दे देते हो तो हम आपको एक एक की आच्छादी बना सकते हैं। दिमाग तो लगाया, क्योंकि गणितज्ञ है, दिमाग लगाएंगे। तो साइन थीटा ने बोला कि आप जानो आपका काम जाने, मेरे को तोड़ो, चाहे ये शाखा लो, चाहे ये शाखा लो, चाहे ये शाखा लो, लेकिन मेरा प्रतिलोम तो बनाओ ही बनाओ। ठीक है, तो सुनिएगा, गणितज्ञों ने बोला कि इन शाखाओं में से कोई भी शाखा हम ले सकते हैं, लेकिन इस वाली शाखा को, जो बीच में शाखा है, इस शाखा को नाम दिया मुख्य शाखा। क्या नाम दिया? मुख्य शाखा। कि हम मुख्य शाखा को ही आधार बना करके इस वक्र का क्या निकालेंगे? प्रतिलोम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, जहां प्रांत में वास्तविक संख्या आ रही है, यहां पर प्रांत में वास्तविक संख्याओं में कौन सी वैल्यू? एंगल वाली, कोण वाली वैल्यू। और परिसर में -1 से 1 तक संख्यात्मक मान आ रहा है। देखिए, ये इसका कोण मान है, कोण के रूप में है, और यह संख्या के रूप में है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, यदि इसका प्रतिलोम परिभाषित करेंगे तो प्रांत कोण में है, परिसर संख्या में, तो प्रतिलोम परिभाषित करेंगे तो यह परिसर जो है प्रांत बनेगा, जो कि संख्या में आएगा, और यह कोण जो प्रांत है वो क्या बनेगा? परिसर बनेगा। बात समझ में आ रही? जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। जस्ट उल्टा कैसे होगा, चीज को समझना। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं तो चीज आपको समझ में आएगी। देखिए कैसे आएगी, इसको छोटा करते हैं ना। देखिएगा, मैं यहां पर एक सिंगल सा वक्र ले लेता हूं ना। पहले इसको हटा देते हैं, ये काम का नहीं है, ये हटा देते हैं। देखिएगा, प्रतिलोम परिभाषित कर रहा हूं, थोड़ा गौर से देखना भाई, है ना। समझ में आएगा तो आनंद आएगा, और आपको आनंद आएगा तो आज की मेरी क्लास सफल हो जाएगी।
ठीक है, देखिएगा अभी इसके x अक्ष में क्या है, कोण है, y अक्ष में क्या है, -1 से +1 तक है। तो हम इस शाखा की अगर बात करें तो इस बार हम टोटली चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। चेंज ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा और सही से बनाने के लिए मामला कुछ ऐसा करते हैं, देखिएगा भाई, है ना, आनंद आएगा। देखिएगा कैसे, -π/2 से π/2 x अक्ष में है, तो मैं ये बना देता हूँ, ये तो भाई हमारा x अक्ष है, ये हमारा -x अक्ष है, ये y अक्ष प्लस का है और ये y अक्ष माइनस का, ठीक है। तो सुनिएगा, 0 तो बीच में है ही, ये 0 बीच में है, ठीक है, 0 मतलब 0,0 मूल बिंदु। अब देखना, जो -π/2 से π/2 x अक्ष में था, अब वो चला जाएगा y अक्ष में। कोई पूछेगा नहीं भाई सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, प्रतिलोम परिभाषित करते ही प्रांत परिसर में और परिसर प्रांत में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रांत जो कोण में थे वो परिसर में परिवर्तित होंगे और जो परिसर संख्याओं में थे वो प्रांत में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ये आपके पास आएगा -1,0 और ये आएगा +1,0, ठीक है। अब मैं इसका वक्र बनाता हूं, थोड़ा गौर से देखना। π/2 पे इसका मान +1 है, π/2 पे इसका मान क्या है, +1 है। तो देखिए भाई, 1 पे मान क्या आएगा, प्लस का π/2, मतलब ये बिंदु यहाँ पे, ठीक है। 0 पे मान 0 है, मतलब बिंदु यहाँ पे, और -1 किस पे देगा, -π/2 पे देगा, मतलब बिंदु यहाँ पे ना। तो इस बार जब हम इसका प्रतिलोम वक्र बनाएंगे तो मामला कुछ ऐसा, अरे समझदारों बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। साइन थीटा का वक्र, अगर मैं इसको साइन थीटा को इसी में बनाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसा बनेगा, साइन थीटा देखो ये बना हुआ है यहाँ पे, है ना, साइन थीटा कुछ ऐसा। हालांकि मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष के मान अलग अलग है, ये नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो गौर से देखना भाई, मामला ये फलन है अपने पास क्या, साइन x का, और ये फलन जो है वो हमारे पास किसका है, साइन इनवर्स x का, ठीक है। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। और थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, शायद आप में से किसी को याद हो, कि प्रतिलोम फलन जो होते हैं वह रेखा y बराबर x के सापेक्ष एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। थोड़ा सा गौर से देखिए, रेड कलर वाला रूप इस तरफ है, y बराबर x का प्रतिबिंब लो तो ब्लू कलर वाला नीचे आएगा, वैसे ही ब्लू कलर वाला इधर है तो रेड कलर वाला नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये जो है यह इस टॉपिक का क्रीम है। यह जब हम करते हैं ना, क्या बिलोना करते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, तो बिलोना करने पर जो छाछ का बिलोना, मतलब दही का बिलोना होता है, पानी डालते हैं, छाछ आती है, तो उसके ऊपर जो मक्खन आता है ना, ये वाकई में गणित का मक्खन है, ठीक है। कुछ लोगों को पचता है, कुछ लोगों को नहीं पचता है। जिसको पच रहा है वो पचाओ, और जिसको नहीं पच रहा है वो पचाने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें इसी स्तर तक जाएंगी। केवल 11वीं 12वीं नहीं करनी है, कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, जेई देना है ना, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, तो ये चीज़ें तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, और बहुत आसान है भाई। वास्तविकता में होता क्या है, चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई ढंग से समझाता नहीं है, और अगर ढंग से कुछ चीज़ समझ में आ जाए तो जिंदगी भर व्यक्ति उसको भूलता नहीं है ना। तो अगर चीज़ समझ में आई है आपको ढंग से, और मुझे यह यकीन है कि अगर आप तसल्ली से इस वीडियो को देखेंगे, एकाग्रचित होकर के देखेंगे, तो यकीनन ये एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो आपको समझ में जरूर आई, है ना। इसका मतलब हम क्या करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया ना। देखिएगा, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम
परिभाषित करने हेतु उसके किसके, त्रिकोणमितीय फलन के, उसके प्रांत एवं परिसर को प्रतिबंधित कर एकेकी आच्छादी फलन बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, ताकि उसका प्रतिलोम परिभाषित हो सके ना। अब सुनिएगा, किसी को ये एक की आच्छादी, एक की अंतर से भी ये चीज आपको पता नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा। 11th में मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 12th में उस चैप्टर को मैं फ्री में डाल दूंगा। बात समझ में आ रही ना रे? मतलब वो वहां से 11th वाले एक टॉपिक को, इसको एक की आच्छादी वाले को उसमें डाल दूंगा, ताकि 12th वाले बच्चों को भी एक की आच्छादी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक की आच्छादी 11th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो आपको ध्यान में होना जरूरी है। जब वहाँ पढ़ाऊंगा तो वो सेम टू सेम वीडियो यहाँ डाल दूंगा, तो आपको 11th का वो चैप्टर, वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा जो एक की आच्छादी अर्थात फलन से संबंधित है। ठीक है जी, तो उसमें कोई आपको लोड नहीं लेना है ना। एक की आच्छादी फलन बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसका प्रतिलोम परिभाषित किया जा सके। क्लियर है भाई सभी को, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ ना, अभी हम साइन थीटा पे थे, एक कॉस थीटा और बता देता हूँ आपको। ठीक है, कॉस थीटा वाले केस में ध्यान देना भाई, वो का वही मामला है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये यहाँ से मामला है ना। और सेम टू सेम यहाँ पर एक और बना देता हूँ ताकि प्रतिलोम आपको समझ में आए यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा, ये हमारे पास प्लस एक्स है, ये माइनस का एक्स है, प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है। ये हमारा सदाबहार मूल बिंदु 0,0। ठीक है, कॉस एक्स की बात करूं या कॉस थीटा की बात करूं तो कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता है जो आप सभी को पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता है तो 11th की बुक अभी से खोलिए, ठीक है, अन्यथा 12वीं में दिक्कत हो जाएगी। ये पाए यहाँ पर आपके पास क्या, माइनस का पाए। ठीक है, अब पुनः साइन का जब प्रतिलोम परिभाषित हो गया तो ईर्ष्या हुई कॉस एक्स को, है ना। सबसे पहले ये अपने पास y बराबर क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, इसका मैं प्रांत लिख देता हूँ। इसका जो प्रांत होगा आप खुद देख सकते हैं, r है, और परिसर जो होगा वो परिसर होगा -1 से +1 के बीच में। ठीक है, दिखाई दे रहा है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। ठीक है, और -1 से +1 की तरफ जा रहा है। जब साइन एक्स का प्रतिलोम परिभाषित हो गया तो आपको पता है, खबर जो है आग की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई तो कॉस एक्स तक भी पहुंची। कॉस एक्स ने बोला भाई साइन एक्स को प्रतिलोम परिभाषित करा है तो गणितज्ञ मेरा भी कुछ करो, मेरा भी प्रतिलोम परिभाषित करो। वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में हमेशा एक दूसरे में लड़ाई चलती रहती है। आप फिजिक्स में देखना, तरंग गतिकी में आप देखोगे तो वो लड़ाई आपको साफ तौर पर दिखाई देगी, है ना। जब फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तब आपको लड़ाई भी आपको दिखाएंगे ना। तो इधर देखना, साइन और कॉस में हमेशा लड़ाई, एक दूसरे से 36 का आंकड़ा। बोले साइन थीटा बोले कि भाई उसको तो आपने प्रतिलोम घोषित कर दिया, उसका प्रतिलोम आपने बना दिया, प्रांत परिसर को तोड़ मोड़ के एडजस्ट किया, भाई मेरा भी तो करो कुछ, मेरी भी जो नैया है वो पार लगाओ। गणितज्ञ ने बोला बिल्कुल हम तैयार है, लेकिन आपके साथ में भी वही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है भाई साहब कि आपको भी अपनी एक ब्रांच, है ना, एक ब्रांच को तोड़ के हमें देना पड़ेगा। तो कॉस बोल रहा है जो साइन ने दी है वो तो मैं दूंगा नहीं, है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। जैसा वो करेगा वैसा वो करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं करेगा, है ना। कॉस बोल रहा है कि मेरी ये वाली ब्रांच ले लो या ये वाली ब्रांच ले लो, है ना, या उधर भी ऐसी ब्रांच बनेगी वो ले लो। तो गणितज्ञ ने बोला कि भाई इतनी ब्रांचों की हमें आवश्यकता नहीं है, ये ब्रांच ले लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं मुख्य शाखा। ठीक है जी,
मुख्य शाखा, है ना। अब देखिएगा इस मुख्य शाखा में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसी तरीके से मान, है ना, जैसे हमने उसमें देखे थे वैसे के वैसे मान, है ना, दिखाई दे रहा, यहां से और यहां से भी, ठीक है। ये जो मान है ये वाले, ये अपने को लेने हैं ना, ध्यान दीजिएगा। मतलब 0 पाए, इधर ऊपर क्या, ऊपर +1, ऊपर +1, ये क्या होगा भाई y बराबर 1, और नीचे क्या आएगा आपके पास y बराबर -1, ठीक है। सेम टू सेम हम क्या बनाएंगे, इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे इधर, है ना। तो ये अपने पास क्या आएगा, ये वक्र आएगा अपने पास cos इनवर्स x का ना, ध्यान से देख लेना भाई, है ना, y बराबर cos इनवर्स x का वक्र कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो भाई कैसे वक्र आएगा, अभी पता चल जाएगा। जैसा साइन का बनाया था वैसा का वैसा हम कॉस का बनाएंगे, ठीक है। कैसे देखिएगा, चेंज होगा मामला चेंज कैसे होगा, ये अपने पास x प्लस का, x माइनस का, y प्लस का, y माइनस का, ये सदाबार 0,0 तो इधर रहेगा ही, है ना। अब चेंज क्या होगा, जो 0 से पाए, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो 0 से पाए, है ना, 0 से पाए का मतलब मुझे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ जो है वो समझ में आए, क्योंकि इस बार कॉस ने अपना अंतराल जो है वो थोड़ा चेंज किया है ना। कैसे देखिएगा, ये 0, ये अपने पास कितना π/2, और यहाँ पे अपना कितना पाए, है ना। ये तो किस में था, इस वाले वक्र में था ना, मतलब इधर तो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। चेंज क्या होगा देखिएगा, ये अपने पास 0,0, ठीक है। अब जो x अक्ष पे कोण है वो y पे चले जाएंगे, y पे चलने का मतलब होगा ये जो बिंदु होगा ये होगा अपने पास कितना, देखना भाई 0 π/2 पाए, 0 π/2 पाए, है ना। तो हमें एक लाइन और खींचनी पड़ेगी ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना देते हैं, सीखना है तो करना भी पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा ये अपने पास 0, और ये अपने पास क्या आएगा, ये आएगा 0, π/2, और ये आएगा अपने पास 0, π, है ना, ठीक है। अब सुनिएगा π/2 पे ये 0 है ना, थोड़ा गौर से देखिएगा, π/2 पे क्या है, ये 0 है ना, ध्यान से देखना, π/2 पे 0 है, पाए पे कितना दे रहा है, -1 दे रहा है, पाए पे कितना दे रहा है भाई, अपने पास यहाँ पर -1 दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ये y बराबर अपने पास 0 है, ये y बराबर अपने पास 1 आएगा, और ये y बराबर अपने पास कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, है ना, कैसे बनेगा ये वक्र, थोड़ा गौर से देखिएगा। 0 पे तो +1 है, ये भाई 0 पे +1 मतलब ये वक्र यहाँ पे, ठीक है। π/2 पे 0 पे +1 मतलब, ध्यान से एक सेकेंड थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 0 पे +1 है, 0 पे +1 का मतलब क्या होगा, यह जो वक्र होगा 0 पे +1 मतलब यहाँ पे, ठीक है। 0 पे +1 है, y बराबर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, y बराबर 1 आएगा, है ना। अब देखिएगा इस तरीके से 0 पे +1 है, तो 1 पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या एक चीज़ गड़बड़ करी है, वो गड़बड़ में सुधार देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत कैसे नहीं है देखिएगा, इस बार हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आएगी ना, ये तो आपके पास y अक्ष पर आ गई, ठीक है, x अक्ष पर आपके मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास कितना मिलेगा भाई, ये मिलेगा अपने को यहाँ से, ये आएगा अपने पास 1,0, ठीक है, और ये आपके पास कितना आएगा, -1,0, ठीक है। अब आ जाओ भाई मैदान में, ठीक है, देखना 0 पे तो आपके पास 1 है, तो 0 पे हमने 1 ले लिया, ठीक है। π/2 पे 0 है, तो π/2 पे यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और पाए पे जो है वो वैल्यू कितनी है, -1 है, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास पाए पे कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है जी, है ना। तो हमारा जो वक्र बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, लो भाई बन गया,
अरे बना कि नहीं बना, कुछ ऐसा, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? तो अपना जो वक्र बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि पाई पे -1 है और यहाँ पर π/2 पे कितना दे रहा है आपको, 0 मिल रहा है, ठीक है। π/2 पे 0 मिल रहा है और यहाँ पर आपको 0 पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये आपका जो वक्र है किसका वक्र है, यह वक्र है हमारे पास किसका, cos इनवर्स x का, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम प्रांत और परिसर करेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रांत और परिसर हमारे यहाँ पर जस्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रांत और परिसर को हम कैसे समझेंगे, यह मैं आपको एक सारणी के द्वारा बता देता हूँ, ठीक है। सारणी के द्वारा मतलब सबसे पहले हमारे पास फलन आएंगे, फलनों का यहाँ पर प्रांत आएगा और फिर उसका क्या आएगा, परिसर आएगा, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितने, 6 और 1 7 है ना। तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट करवाता है, ठीक है। देखना भाई, यहाँ पे फलन, यह इसका प्रांत और यह इसका परिसर ना, समझिएगा क्या। फलन अब मानते हैं साइन इनवर्स x, फिर यहाँ पर कॉस इनवर्स x, फिर यहाँ पर टेन इनवर्स x, फिर यहाँ पर कॉट इनवर्स x, फिर सेक इनवर्स x और फिर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। अब देखिएगा इसके प्रांत की बात करें ना, तो प्रांत देखिएगा ये अपने पास प्राप्त होगा x के सभी संभव मान, है ना, और परिसर जो होगा, अब परिसर ध्यान रखना हमेशा किसके रूप में होता है, कोणों के रूप में होता है, ठीक है। तो मैं परिसर पहले लिख देता हूं, इसका परिसर आएगा, क्या परिसर आएगा, यहां से परिसर आएगा, यहां से ये आएगा आपके पास माइनस के π/2 से प्लस का π/2, ठीक है। क्लियर है? वैसे ही 10 में भी परिसर आएगा, 10 में परिसर क्या आएगा बता देता हूं आपको, और उससे पहले मैं कॉसेक का बता देता हूं। कॉसेक में आएगा माइनस π/2 से π/2 तो आएगा, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। टेन इनवर्स में माइनस π/2 से π/2 आएगा, ठीक है ना। माइनस का π/2 सम्मिलित रहेगा ना π/2 सम्मिलित रहेगा, ठीक है। वैसे ही कॉस इनवर्स x में 0 से π आएगा, ठीक है। सेक इनवर्स x में 0 और π दोनों सम्मिलित नहीं होंगे। और कॉट इनवर्स x की बात करूं, लेकिन इसमें एक चीज माइनस होगी, ये होगा माइनस का π/2 ना। इसको रटने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं समझाऊंगा कैसे, बताऊंगा। और कॉट इनवर्स x की बात करूं तो ये आपका आएगा 0 से π, ना 0 सम्मिलित होगा ना π सम्मिलित। ये आपको पता है ना, बड़ा बक्सा छोटा बक्सा ना, ये चीजें आपको कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब जब मैं प्रांत की बात करूं तो प्रांत में देखिएगा ये अपने को प्राप्त होगा -1 से +1, ठीक है। ये भी प्राप्त होगा हमें -1 से +1 के बीच में, ठीक है। क्लियर है? -1 से +1, ये भी आपके पास -1 से +1 के बीच में, है ना। ये अपने को r प्राप्त होगा, ये अपने को r प्राप्त होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, जब हम बात करेंगे इन दोनों की, है ना, तो इन दोनों की बात करेंगे तो ये अपने को प्राप्त होगा r माइनस का -1 से 1, और ये भी प्राप्त होगा r माइनस का -1 से 1, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा आपको बताऊंगा, जब इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है ना, और इसको याद कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको एक बार रिवाइज करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप इसको अच्छे से समझ सकें। और जब भी हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे थोड़ा इससे आगे ही बढ़ेंगे, एडवांस लेवल ही लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना खूब है, ठीक है।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और आगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, गुणधर्म देखेंगे। तो आज के लिए इतना खूब है, ठीक है, धन्यवाद।